हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरा पूरा विश्वास आप स्वस्थ होंगे। हम कल जो क्लास पढ़ रहे थे महात्मा गांधी का जीवन परिचय और दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या उनका योगदान रहा है, हम उससे आगे बढ़ते हैं आज क्लास में कि गांधी जी ने भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी क्या भूमिका निभाई है अफ्रीका से लौटकर इंडिया के अंदर। अगर आप नए हो, फर्स्ट बार हमारे चैनल पर हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप निरंतर क्लासों का फ़ायदा ले सकें। तो आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। जो गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, उसके बाद भारत के अंदर क्या उनका योगदान रहा है, हम रिवाइज कर लेते हैं। कल वाली क्लास को थोड़ा शॉर्ट में, पूरी क्लास नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ बातें बता रहा हूँ कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था और पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे थे और 5वां बेटा जो जमनालाल बजाज को माना जाता है। गांधी जी अफ्रीका 1893 में जाते हैं। वहाँ पर फिनिक्स आश्रम सत्याग्रह पहली बार वहीं से शुरू करते हैं और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, साप्ताहिक नटाल कांग्रेस की स्थापना और हिंद स्वराज पुस्तक वहाँ पर लिखते हैं और वहाँ पे अफ्रीका के अंदर काफ़ी योगदान रहता है उनका। रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तथा भारत के अंदर वे 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। तो ध्यान रखें आप, अफ्रीका से भारत कब आए हुए? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। ध्यान रहे 9 जनवरी की डेट पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कौन सा है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस प्रारंभ में 1 साल में एक बार मनाया जाता था, लेकिन 2015 से ये 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कब से? 2015 से। ठीक है, ये डेट हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप, गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था और भारत के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी। जैसे 1916 के अंदर बाल गंगाधर तिलक द्वारा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का भी गठन किया जा रहा था। उस दौरान गांधी जी अफ्रीका से भारत आए तो अपना जो गुरु बनाया वह महादेव गोविंद रानाडे को बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया था। ठीक है ना, मैंने महादेव गोविंद रानाडे साथ बोला, इसका हमें ध्यान रखना है कि गांधी जी का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजनीतिक गुरु कौन है, कौन है राजनीतिक गुरु, तो कौन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने अभी महादेव गोविंद रानाडे बोला, वह महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं। महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, और गांधी जी गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले। उदारवादी विचारधारा के नेता थे महादेव गोविंद रानाडे भी और गोपाल कृष्ण गोखले भी। अब देखिए आप, गांधी जी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया और उस दौरान होम रूल लीग का गठन भी हो रहा था। गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए तो उन्होंने, आपने देखा ही होगा, एक गुरु का मंत्र होता है, हर बात में गुरु का आशीर्वाद है ना। उस प्रकार से गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले से आग्रह किया कि क्या किया जाए, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक ही बात कही इनके लिए कि आप के कान खुले होने चाहिए और जबान बंद होनी चाहिए। अर्थात आप कान को खुले रखें, अर्थात सबकी सुने लेकिन बोले कम। इंडिया का पहले पूरा भ्रमण करें और उसके बाद में समझें कि हमें क्या करना है क्रांतिकारी गतिविधियों में उदारवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये बात किसने की है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और वही गांधी जी ने फॉलो किया और अपनी उदारवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो देखिए आप, फिर क्या होता है
इंडिया के अंदर उसे फर्स्ट बार किसी आंदोलन विशेष में भूमिका निभाने का मौका मिलता है, वो है आंदोलन इनका चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? चंपारण आंदोलन। हम बात कर रहे हैं गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही। चंपारण आंदोलन का हमें ध्यान रखना है। देखिए आप, चंपारण आंदोलन से जुड़ी हुई खास बात कि ये कब हुआ? 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917। ठीक है। अब देखिए आप, क्वेश्चन ये बनता है कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। तो आग्रह का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या होगा? राजकुमार शुक्ल, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। तो आपका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। ठीक है। अब देखिए आगे, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर इन्होंने चंपारण आंदोलन में भूमिका निभाई। और देखिए आप कि ये आंदोलन क्यों हुआ, किस खेती के विरोध में? तो ध्यान रखें आप, नील की खेती, कृषि। कौन सी है? नील की कृषि के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, क्यों नील की कृषि के लिए क्यों ये आंदोलन हुआ? तो ऐसा क्या कारण था? देखिए आप, इसमें एक तिनकटिया पद्धति विद्यमान थी। कौन सी? तिनकटिया पद्धति। कृषि जो हो रही थी वो तिनकटिया पद्धति से हो रही थी। इस तिनकटिया पद्धति को आपको समझना है। इसमें क्या होता, मान लो ये खेत हैं, इसके हमने 20 हिस्से कर दिए। ठीक है, 20 हिस्सों में यहाँ एक खेत, इसके 10 हिस्से कर दिए। इसके जो 3 हिस्से हैं यहाँ पर नील की खेती होगी। ठीक है, और इसके बदले में भारतीय कृषकों को कोई इसका बेनिफिट नहीं था। देखिए आप, जब यहाँ नील की खेती होगी तो ये ज़मीन क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। अर्थात यह यहाँ पर अम्लीयता को बढ़ावा मिलता है। ध्यान रखें, किसको? अम्लीयता। ठीक है, पीएच मान गिर जाता है ज़मीन का, अर्थात 7 से कम जो अम्लीय होता है ऊपर क्षार होता है, तो यहाँ क्या पीएच मान घट जाता है, अर्थात भूमि में अम्लीयता की मात्रा बढ़ रही थी नील की कृषि करने से। अर्थात ये भूमि क्या हो रही थी? बंजर हो रही थी, जो भारतीय कृषकों को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। ठीक है ना, इस कारण यहाँ पर राजकुमार शुक्ल आग्रह करते गांधी जी से, और गांधी जी यहाँ कर इसमें भूमिका निभाते हैं, और यह आंदोलन क्या होता है? सफल होता है। अर्थात क्वेश्चन अगर बनता है कि गांधी जी का प्रथम सफल आंदोलन कौन सा था, तो हमारा आंसर क्या होगा? चंपारण आंदोलन। ठीक है, और गांधी जी भारत के अंदर जो आंदोलन की शुरुआत करते हैं वो किस आंदोलन से शुरुआत करते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? चंपारण आंदोलन से। ठीक है ना, और अगर क्वेश्चन बनता है कि सत्याग्रह की सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की गांधी जी ने, तो आपका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यह आंदोलन सफल हो गया, तो नेक्स्ट जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया या शामिल हुए वो था खेड़ा आंदोलन। सॉरी, खेड़ा से पहले अहमदाबाद आएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना है भैया आपको। हाँ, देखा आप, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन क्या था? अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता। आप सबको पता है, सूती वस्त्र का इंडिया में बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ होता है, और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है। 1918 में यहाँ क्या होता है? 1918 के अंदर, यह आंदोलन 1918 में होता है। प्लेग फैल जाता है। क्या फैल जाता है? प्लेग। ठीक है ना, सूरत वगैरह सब जगह प्लेग फैल जाता है। मजदूरों को काफ़ी इससे नुकसान हो रहा था, अर्थात मजदूर भयभीत हो गए इस बीमारी से। फिर भी मजदूरों ने प्लेग फैलने के बाद भी यहीं रुके, मिल मालिकों के आश्वासन पर कि आपको बोनस दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग आपको आर्थिक लाभ दिया जाएगा, उस अकॉर्डिंग यहीं मजदूरों ने यहाँ पे काम करना उचित समझा। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे प्लेग की बीमारी ख़त्म होती है। मजदूरों के द्वारा यहाँ पर डिमांड की जाती है किसकी? प्लेग बोनस।
किसकी डिमांड की जाती है? प्लेग बोनस। जब प्लेग बोनस की डिमांड की जाती है 50%, कितने परसेंट? 50% प्लेग बोनस की डिमांड की जाती है। लेकिन ये मिल मालिक क्या करते हैं? 50% की जगह मात्र 20% बोनस देना नाजायज समझते कि बस 20% ही बोनस आपको मिलेगा। तो यहां मजदूर का यही तो हो रहा था। गांधी जी ने इस मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया और मिल मालिकों को मजबूर किया कि इनको बोनस, इनका हक्का मिलना चाहिए। और अंततः यहाँ पर गांधी जी की अपील पर मिल मालिकों द्वारा 35% मजदूरों को बोनस दिया जाता है। तो ध्यान रखें आप, चंपारण के बाद दूसरा इनका आंदोलन कौन सा था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और दोनों क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। यहाँ तक ऑफकोर्स बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हम नेक्स्ट आंदोलन पर। हाँ देखिए आगे, फिर आंदोलन जो शुरू करते हैं वो कौन सा? खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किया वापिस खेड़ा। कहाँ आता? गुजरात में आता। ध्यान रखें आप, खेड़ा किसान आंदोलन। ये कब है? 1918। ठीक है, समझे आप आराम से। खेड़ा आंदोलन में क्या था कि फसलें पूरी चौपट हो गई थी, किसानों को बड़ा हॉर्स हुआ था, नुकसान हुआ था। और ये प्रावधान था अगर 1/4 फसल नष्ट हो जाए अरबा समय तो उनका लोन माफ़ हो जाता, मुआवजा वगैरह मिलता, अर्थात लगान वगैरह नहीं ली जाती है ना अरबा समय। और यहाँ पर 1/4 फसलें खत्म हो गई थी, कृषकों को बड़ा हानि हुई थी। लेकिन सरकार ने क्या किया? लगान लेना जारी रखा। इस कारण गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और गांधी जी ने अपील की कि अमीर किसान, कौन से? अमीर किसान से तो लगान ले लें और गरीब किसान से लगान क्या कर दें? माफ कर दें। अरबा में इससे तो माफ करना है और इसे ले ली जाए। ये बात रखी थी गांधी जी ने और ऐसा हुआ। गरीबों का क्या किया गया? लगान माफ किया गया और अमीरों का क्या किया? लगान ले ली गई। किसान की बात कर रहा हूं, अमीर गरीब की, ठीक है ना। तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 में। समझ रहे आप? ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कभी क्रम में पूछ लिया जाए तो फर्स्ट क्या होगा? चंपारण, चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर और अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद में आएगा आपके खेड़ा आंदोलन। अब देखिए आप 1918 के बाद गांधी जी की भूमिका अगर हम देखें, 1919 में एक आंदोलन हुआ था, खिलाफत आंदोलन। नाम सुना होगा आपने, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, इसको समझना भी आपको ध्यान रखें आप। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है ना। देखिए आप, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 शुरू हुआ था, 18 में समाप्त हो गया था। तो जैसे 18 में समाप्त हुआ, ब्रिटेन सरकार ने क्या किया? तुर्की, जो यूरोप का रोगी कहलाता है अरबा समय, तुर्की के अंदर एक खलीफा पद था और वो खलीफा पद पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए ये पद था। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने क्या किया? खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इस कारण पूरे दुनिया के अंदर रोष प्रकट हुआ इंग्लैंड के खिलाफ कि उन्होंने ये गलत किया है। उस दौरान भारत के अंदर भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। गांधी जी ने कहा कि ये गलत हुआ वहाँ पर और उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? आंदोलन होना चाहिए। उस दरमियान अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? पहले हमारे देश को आज़ादी भी नहीं मिली हुई है और हम कैसे इस आंदोलन के अंदर भूमिका निभाएं। लेकिन गांधी जी ने कहा हमारी देश को आज़ादी भी हमें मिलेगी, लेकिन पहले हमें जो अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। गांधी जी ने ये बात कही थी और उस दौरान जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ
उसका जो नेतृत्व किया था दो भाई थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। हर बात समय इन दोनों ने नेतृत्व किया, इनके नाम हमें ध्यान रखना, शौकत अली और मोहम्मद अली। और अगर कभी क्वेश्चन आता है खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, खेड़ा 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, नेतृत्वकर्ता मोहम्मद अली और शौकत अली, खलीफा पद के विरुद्ध में जो तुर्की के अंदर खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट आगे, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था, जब गांधी जी इंडिया आए थे 1915 में, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना भाग नहीं ले रही थी, भारतीय सैनिक। तो गांधी जी ने यहाँ पर सार्जेंट की भूमिका निभाई थी, अर्थात हम कहते हैं गांधी जी ने यहाँ सार्जेंट की भूमिका निभाई, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन गांधी जी ने कुछ इंडिया के हितों को मद्देनजर रखते हुए भी इसके अंदर अपनी भूमिका निभाई थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज हमें आज़ाद कर दें, इस कारण उन्होंने ऐसी मदद की थी और भारतीय सैनिक वहाँ पर गए थे। लेकिन जब सार्जेंट की भूमिका निभाई महात्मा गांधी ने, तो ब्रिटेन सरकार ने एक बड़ा पुरस्कार उसे दिया था, उसका नाम आपने देखा होगा, कौन सी उपाधि थी, कैसर ए हिंद। क्या नाम था, कैसर ए हिंद। ठीक है ना, यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजने के उपलक्ष्य में ब्रिटेन की सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा था। लेकिन मैं यह बात कर रहा हूं कि ब्रिटेन सरकार ने हमारे देश के अंदर अहित करना जारी रखा, तो गांधी जी उसके बाद में कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाकर पुनः एक आंदोलन की शुरुआत की, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन प्रसिद्ध हुआ। और आज भी हम कहें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते गांधी जी यहां पर, असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत करने से पहले अपनी उपाधि लौटा देते, इसका हमें ध्यान रखना। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब होता है, 1920 में। अब देखिए आप, क्या था असहयोग आंदोलन, सबसे आप स्पष्ट कर लिया होगा, असहयोग अर्थात हमें ब्रिटिश सरकार का कोई भी सपोर्ट नहीं करना है। अगर हमारे बच्चे उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उन्हें निकाल दिया गया, अगर हमारे लोग वकालत कर रहे हैं या टीचर हैं या किसी जॉब कर रहे ब्रिटेन की सरकार के तहत, तो उन्होंने सबने छोड़ दिया हर बात समय, और विदेशी वस्तुओं का भी क्या कर दिया, बहिष्कार करना। मैंने अगली क्लास में आपको बताया था कि 1909 के अंदर गांधी जी ने जो एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने स्पष्टतः कहा था अगर भारतीय लोग एक वर्ष तक ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट ना करें तो निश्चित रूप से हमें आज़ादी मिल जाएगी। वही बात जो 1909 में गांधी जी ने अफ्रीका में लिखी थी उस किताब को, उस दौरान जो लिखा उसको यहाँ पर असहयोग आंदोलन में चलाया, अर्थात हमें अंग्रेजों का क्या नहीं करना है, सपोर्ट नहीं करना है। और ऐसा कहा जाता है यह आंदोलन बड़ा विख्यात हुआ, ब्रिटेन के लोगों की यहाँ से सरकार की जड़ें हिला दी, लेकिन कुछ कारणवश असफल करना पड़ा, इसे बंद करना पड़ा। ध्यान रखें आप, तो देखिए आप क्या ऐसा रीज़न था जिसे बंद करना पड़ा, तो ध्यान रहे आप पहले कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ उसका आधार था किस प्रकार से होगा, वो अहिंसावादी विचारधारा से होगा। कैसे, अहिंसावादी विचारधारा। ठीक है, अहिंसा को सबसे पहले वो महत्व देते हैं, आपको पता है। लेकिन अक्सर लोग ये मानते हैं गांधी जी अगर ये गाल पे दे अगला गाल आगे कर दे वाली बात पढ़ते हम सुनते हैं, यानी कि बिल्कुल अहिंसावादी विचारधारा से थे, हम मानते और पढ़ते हैं। लेकिन एक गांधी जी ने बात कही, अगर मुझे
कायरता और हिंसा में से किसको चुनना है, तो मैं किसे चुनूंगा, हिंसा को चुनूंगा। अरे बस में स्पष्ट थे गांधी जी का कोटेशन, ये हमें ध्यान रखना है। अगर मुझे कायरता और हिंसा में से किसको चुनना है तो मैं किसे चुनूंगा, हिंसा को चुनूंगा। अरे बात समझ। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही अहिंसावादी, हाँ माना उन्होंने जो भी कार्य किया अहिंसावादी विचारधारा में, लेकिन अगर ज़्यादा अन्याय होता है तो हिंसा का भी रूप हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखें आप, हमारे देश हित को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने का मेन कारण क्या था। देखिए आप, चोरा चोरी घटना, ये कहाँ आता है, गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश है ना। चोरा चोरी घटना गोरखपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे क्या हुआ, एक रैली निकल रही थी। उस दौरान भारतीय जो किसान थे वहाँ के किसानों ने क्या किया, पुलिस चौकी को जला दिया। किसको जलाया, पुलिस चौकी को, जिसमें 22 सिपाही जल गए जिंदे और बस में जलकर राख हो गए थे। अर्थात यहाँ क्या फूट गई, हिंसा। ये ध्यान रखें, हिंसा फूट गई। आंदोलन किस विचारधारा से था, अहिंसा से। गांधी जी को जब इस घटना का पता चलता है तो देश हित को मद्देनजर रखते हुए इस आंदोलन को स्थगित करते हैं। ध्यान रहे, यह आंदोलन स्थगित करने से पहले की बात बताता हूं मैं। 1 फरवरी 1922 की बात, और ये चोरा चोरी घटना जो होती है इसकी डेट है 5 फरवरी 1922। गांधी जी 1 फरवरी 1922 को ये योजना बना रहे थे असहयोग आंदोलन के साथ साथ उसी के दौरान एक नया आंदोलन शुरू करने की। और वो आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में हुआ हम पढ़ते हैं। लेकिन ये योजना गांधी जी पहले ही बना चुके थे कि मुझे असहयोग आंदोलन के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है, अर्थात अंग्रेजी कानूनों का उल्लंघन भी करना है। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जब चोरा चोरी घटना हुई है, ऐसी घटना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी फेल किया, यहाँ से जो योजना थी उसको, और साथ में असहयोग आंदोलन को भी फेल करना पड़ा। अर्थात गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर देता है, स्थगित कर देता है। ठीक है ना। तो ये डेट हमें ध्यान रखना है कि किस घटना के तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो वो कौन सी घटना है, चोरा चोरी घटना। और चोरा चोरी घटना कब होती है, 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखना है। और ध्यान रहे, जब यह आंदोलन शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, उस डेट पर एक हमने हमारे देश का योद्धा क्रांतिकारी खो दिया था। उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल आपने नाम सुने होंगे, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जो उग्रवादी विचारधारा से संबंधित है। ये क्रांतिकारी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का अहम योगदान रहा, हमारे देश में तीनों का ही रहा है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू होता है। हर बात समय 1920 के अंदर उसकी मृत्यु के बाद एक तिलक कोष बनाया जाता है। क्या नाम है, तिलक कोष। सोचो आप, उस टाइम ये कोष जो बना था 1920 के अंदर, भारतीय लोगों ने 1 करोड़ रुपए जमा कराए थे 1920 के अंदर इस कोष में। आज 100 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं कि 100 साल पहले भारतीय लोगों ने कितनी दयालुता दिखाई हमारे क्रांतिकारी कोष में। उन्होंने 1 करोड़ रुपए जमा कराया था। आरी बात समय, और तिलक को बुलाया नहीं जा सकता, हम अलग से भी क्लास लेंगे बाल गंगाधर तिलक की। मांडले जेल में भी रहे, जेल में रहते हुए गीता रेश ये पुस्तक भी लिखी। भारतीय असंतोष के जनक भी कहलाते हैं। ऐसा क्रांतिकारी जो उग्रवादी विचारधारा से थे, कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं।
1924 की खास बात देखें आप। 1924 में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। कौन सा है? बेलगांव। और बेलगांव कहाँ आता है? कर्नाटक में आता है। हर बात में बेलगांव का आता है कर्नाटक में। यहाँ पे गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। किसके? कांग्रेस के अधिवेशन की। तो देखिए आप कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो बेलगांव अधिवेशन। कब की? तो 1924 में की। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी ने कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ध्यान रखें आप, मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की, और वो कौन सा? 1924। ठीक है ना। इसके साथ में बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले कौन है? तो दो शख्स हैं, दो नेता हैं। एक तो हो गए दादा भाई नौरोजी, और एक हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों ने कांग्रेस के तीन अधिवेशन की अध्यक्षता की, हमें ध्यान रखना है हर बात समय। यहां पर अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो 1886, 1893, 1906। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929, 1936 और 1937। हर बात समय। तो इन्होंने तीन अधिवेशन की अध्यक्षता किए। और गांधी जी एक बड़े नेता थे, इन्होंने कितने अधिवेशन की अध्यक्षता किए? एक अधिवेशन की। तो यहां तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते छोटा सा। गांधी जी अफ्रीका से कब आए? 9 जनवरी 1915। और फर्स्ट आंदोलन कौन सा था उनका? चंपारण आंदोलन 1917। गांधी जी का फर्स्ट सफल आंदोलन कौन सा? तो भी चंपारण आंदोलन है। किसके आग्रह पर? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। कौन सी कृषि के विरुद्ध में? नील की खेती के विरुद्ध में। और 1917 के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया, और मजदूरों का प्लेग बोनस 35% दिलाया, और मांग थी मजदूरों की 50%। 1918 खेड़ा आंदोलन, जिसमें गरीब किसानों की लगान माफ करवाई थी। 1919 में खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने, खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा दिया, और खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया मोहम्मद अली और शौकत अली। 1920 असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, और उसी दिन हमारे क्रांतिकारी की मृत्यु हुई बाल गंगाधर तिलक की। आंदोलन अहिंसावादी विचारधारा पर था, लेकिन एक ऐसी घटना, चोरा चोरी घटना, हिंसा रूप ले लिया था 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 सिपाही को जला दिया गया। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। अर्थात गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, वह कौन सा है? बेलगांव अधिवेशन। सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है? तो कौन सा? असहयोग आंदोलन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ तक मेरे को पूरा विश्वास है क्लास समझ में आ गई होगी। हम अगली क्लास में 1924 से लेकर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, वीडियो समझ में आया है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार से हम निरंतर आपके लिए क्लास लेकर उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।